Okay, guys, welcome you all. Today we will be completing our second chapter, that was financial planning. This is part 2 of financial planning chapter. So, in the previous lecture, we were discussing various concepts of financial planning. So, financial planning is concerned with estimating and determining the financial requirement, or you can say determining the capital structure also. Then after we discussed what are the objectives, how many types of financial planning is there, what is the procedure. After that we discussed what are the principles of a sound financial plan. Then we were discussing what are the factors which affect financial planning and the significance and limitation of financial planning. Today we will be discussing some more topics, and that topic is determination of financial needs of a business, or how to assess the fund requirement. This question can be there in the exam in 8 marks or most probably in 16 marks also. So the question can be in the form of how you will be determining the financial needs of a business, or how funds requirement are assessed. कि फाइनेंशियल नीड्स कितनी है बिजनेस की, इस बात का कैसे पता लगाओगे। अब देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता करना होता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है। यू नीड टू एस्टिमेट और डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये जरूरी है कि जो भी आप रिक्वायरमेंट है आपको पैसों की, वो करेक्टली आप एस्टिमेट करें। अगर आपने एस्टिमेशन करेक्ट नहीं लगाया तो हो सकता है कि आपके पास जो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, द फंड्स विच यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दे विल बी ईदर सरप्लस और दे विल बी ईदर इनएडिक्वेट। या तो पैसे आप कम एस्टिमेट कर लोगे या ज्यादा कर लोगे, और दोनों ही सिचुएशन खतरनाक है। ना तो फंड्स कम होने चाहिए और ना ही फंड्स ज्यादा होने चाहिए। अगर फंड्स कम होंगे तो फिर आपको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए और कहीं से पैसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उठाने पड़ेंगे, और अगर पैसे आपने ज्यादा इकट्ठे कर लिए तो देन इट इज आल्सो ए प्रॉब्लम कि आपको वो पैसे आपके बेकार पड़े रहेंगे, उनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो कि आप कमा नहीं रहे हो। तो फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल एकदम बैलेंस होनी चाहिए, प्रॉपरली मैनेज्ड होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर जो फंड जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 2 तरह की रिक्वायरमेंट आपको होती है फंड्स की। पहला है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। पहले बात करते हैं फिक्स कैपिटल की। जो कैपिटल आपको लंबे टाइम के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए चाहिए, जिनसे आप मशीनरी वगैरह खरीदते हो, बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, उन कैपिटल को हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। यूं कह लो कि फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो आपको फंड्स चाहिए उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। जी आपको लंबे टाइम तक यूज करते हो आप इसको, और ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप इसको एक मोर देन 1 ईयर आप इसको यूज करते हो, और बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन्हीं एसेट से निकल करके आती है। अब देखो, फिक्स एसेट जो है वो किस किस तरह की हो सकती है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में क्या क्या आएगा, आपके लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें आपकी फिक्स कैपिटल में। इनटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये आपकी इनटेंजिबल में आती है। कुछ एक बेटा ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो कि एक्सपेंडिचर के तौर पे काम आते हैं, बट उससे कोई एसेट पैदा नहीं होती, बट फिर भी वो फिक्स एक्सपेंडिचर ही कहलाते हैं। जैसे कि रिसर्च एक्सपेंसेस हो गए, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो गए, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, अंडरराइटिंग कमीशन आपने कोई दिया है, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको भी हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इसके लिए भी फिक्स कैपिटल की आवश्यकता होती है। अब देखो, अब जो कोई नया बिजनेस है तो वो फिक्स कैपिटल कैसे डिसाइड करेगा।
जैसे हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, एक नई कंपनी खड़ी करनी है या एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है हमने, कैसे पता लगेगा कि कितने पैसे चाहिए आपको? तो वो आप जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनसे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि उनके पास कितनी लैंड है, उसकी कितनी कीमत है, उनसे आपको सहायता मिलती है। और अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस काम कर रहा है, उसको फिक्स कैपिटल की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि अगर उसने अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो उसको फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। उसको नया प्लांट खरीदना है, नई मशीनरी लेनी है, नया फर्नीचर लेना है। तो नए बिजनेस के लिए आप आस पड़ोस में जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं उनसे पता कर सकते हो। उनसे आपको पता लग जाएगा कि इस बिजनेस ने 2 मशीन लगा रखी हैं, 50 एम्प्लॉय लगा रखे हैं, एक बिल्डिंग उसने बनाई है, वो जो लैंड है उसने ली है, इतनी उसके पास कार है, उतने उसके पास ट्रक है। तो वहां से आपको पता लग जाएगा। और जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उसको नए नए मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, नया प्रोजेक्ट लेना है। पहले वो नॉर्थ में था, वो साउथ में जा रहा है, अपने बिजनेस को डबल कर रहा है, तो उसके लिए फिर उसको वही सेम प्रोसीजर फिर अपनाना पड़ेगा। और इस तरह से आप इसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो फिक्स कैपिटल चाहिए फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे कि फिक्स कैपिटल कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि आप फिक्स कैपिटल का एस्टिमेशन जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं? तो इसमें बेटा 2 फैक्टर हैं। इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस के अंदर ही है, और एक्सटर्नल फैक्टर जो सभी को प्रभावित करते हैं सेम रूप से, जो इकोनॉमी के अंदर चल रहे हैं। कंज्यूमर का टेस्ट है, उनकी प्रेफरेंस है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट है, टैक्स सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका जो बिजनेस है, कुछ एक बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है फिक्स कैपिटल में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसके अंदर आपको मशीन वगैरह ज्यादा लगानी पड़ती है, तो उसमें आपको फिक्स एसेट्स ज्यादा चाहिए, तो यू नीड मोर फिक्स कैपिटल। इसी तरह जो पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग है, जो सरकारी अंडरटेकिंग है, जैसे रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, क्योंकि इनमें फंड बहुत ज्यादा लगते हैं, तो इनमें फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जबकि जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनको फिक्स कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ द बिजनेस। अब ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर बिजनेस जो है वो बड़ा है तो उसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि बड़ा बिजनेस जो होता है उसमें ऑटोमेटिक मशीन लगती हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉयलर लगते हैं, तो वहां पे आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। छोटे बिजनेस के अंदर आप छोटी मशीन का यूज करते हो, वहां फिक्स कैपिटल कम चाहिए। टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो इस बात पे भी डिपेंड करता है। एक जो मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप सिंपल कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि साबुन हो गया, तेल हो गया, मोमबत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, घर की छोटी छोटी आइटम जो आप देखते हो, तो उसके लिए आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए। और अगर आप मोटरसाइकिल या कार बना रहे हो, बड़ी बड़ी लैपटॉप बना रहे हो, मशीन बना रहे हो, पंखे बना रहे हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपका ये नया टॉपिक ही है, एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय एंटरप्राइज। ये 4th पॉइंट है कि एक जो बिजनेस फर्म है वो किस तरह की एक्टिविटीज कर रही है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सारे के सारे पार्ट खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको बहुत सारी फिक्स कैपिटल चाहिएगी, क्योंकि सारे के सारे काम आप ही कर रहे हो। और अगर आप ऐसी एंटरप्राइज हो जो कि सिर्फ असेंबल करते हो, आप क्या करते हो, अलग अलग जगहों से बना बनाया सामान लेते हो और उसको असेंबल करते हो। जैसे चाइना है, चाइना के अंदर एप्पल मोबाइल बनता है। तो एप्पल मोबाइल अगर आपने देखा हो तो लगभग पहले 40,000 रुपए का एप्पल 6 आता था। अब जो एप्पल 11 चल रहे हैं वो लगभग 70-80 हजार रुपए का है। तो वो चाइना में असेंबल होते हैं, चाइना में बनते नहीं है। वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी कहीं और हो रही है। कोई पार्ट कहाँ से आ रहा है, कोई वियतनाम से आ रहा है, कोई सिंगापुर से आ रहा है, कोई कुआलालंपुर से आ रहा है, कुछ पार्ट चाइना में बन रहा है। तो एक जगह पे वो पार्ट असेंबल होता है। तो जहां पे असेंबल होता है वहां पे सिर्फ क्या होता है, आपको किसी भी तरह की फिक्स एसेट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ एम्प्लॉय चाहिए, वो फटाफट उसको असेंबल कर देते हैं। तो एक एप्पल के ऊपर अगर आप देखोगे, मान लो एक एप्पल 50,000 रुपए का है,
या 70,000 का लगा लो, 75,000 का लगा लो डॉलर के हिसाब से, तो वो $1,000 का हो गया। तो $1,000 का जो एक एप्पल फोन है, चाइना वाले उसको असेंबल करके देते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक फोन को असेंबल करने का चाइना सिर्फ $10 से $15 लेता है बस। मतलब चाइना को सिर्फ $10 से $15 की कमाई हुई है। बाकी कौन कमाता है? एप्पल कंपनी कमाती है। हम लोग कह रहे हैं कि चाइना में बन रहा है तो चाइना बहुत कमाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना आपको $15 या $20 में असेंबल करके दे देगा वो सारा कुछ, क्योंकि वो लाखों फोन रोज असेंबल करते हैं, उनका सिर्फ काम ही असेंबल करना है, उसमें कोई फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए। दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट। देन मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, कि आप जो फिक्स एसेट्स हैं उनको कैसे ले रहे हो। अगर वो लीज पे या हायर पे मिल रही है तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। अगर सारी की सारी आपको कैश पेमेंट करने पे देनी पड़ेगी तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। एक्विजिशन ऑफ ऑल एसेट्स, ओल्ड एसेट्स, यहां पे बेटा ओल्ड लिखना, ये ओल्ड है। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, अगर आपको आपकी मार्केट के अंदर पुरानी मशीनें मिल जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई मार्केट में ऐसी मंडी होती है जहां पुरानी मशीनें मिल जाती हैं आपको, तो अगर आपको पुरानी मशीन मिल रही है तो फिर आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए, पुरानी मशीनें नहीं मिल रही तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। फिर है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स एसेट्स एट कंसेशनल रेट। अगर आपको, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है कि अगर आप ये प्लांट लगाओगे, इसमें अगर ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। जैसे सोलर प्लांट लग रहे हैं तो वो जो कंपनी बना रही है उसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे कि पोल्यूशन कम होता है तो उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो ये सब पॉइंट्स थे जिस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो फिक्स कैपिटल है वो कितनी आपको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं बेटा जो सबको समान रूप से इफेक्ट डालते हैं। These are those factors which will be affecting the whole economy as a whole. You are not the special, you are not the normal. Whatever is happening in the economy, in the society, in the technological environment, the effect will also be there on your company too. So you will have to be very flexible. हमने किया था ना डिस्कस कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जैसे ही मार्केट में कोई चेंजेस आए हैं आपका फाइनेंशियल प्लान भी जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं चलेगी, क्योंकि एक हमने लिमिटेशन की थी कि फाइनेंशियल प्लान जो है वो काफी मुश्किल होते हैं उनको चेंज करना, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है, आपने स्टेप ले लिया है, अब एकदम से आप नहीं कर सकते, बट फिर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो रखनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है जनरल इकोनॉमिक आउटलुक। अगर इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन से बाहर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बिजनेस जो है वो उभरने वाला है, बिजनेस के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। अभी जैसे कोरोना काल जब खत्म हो जाएगा, भगवान करे जल्दी खत्म हो, हम सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आए, इकोनॉमी जो -23.9 हो गई है वो पॉजिटिव में जब आएगी तो सब लोगों को एक उम्मीद होती है कि अब बिजनेस बढ़ेगा, मजदूर काम पे लौट आएंगे, प्रोडक्शन दोबारा इंक्रीज होगा, शादियां होंगी, सब चीजें दोबारा नॉर्मल पटरी पे आएंगी। तो उससे सबको पता होता है कि बिजनेस एक्टिविटी जो है वो राइज करेगी। तो बिजनेस एक्टिविटी जब राइज करेगी, सब जगह पे जब खुशहाली होगी, तो आप भी नए नए एंटरप्रेन्योर आएंगे। फिर आपको पता है कि बिजनेस बढ़ने वाला है, तो फिर आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो फिक्स कैपिटल की नीड, अगर आप बूम में आ रहे हो तो आपको ज्यादा चाहिए। अगर इकोनॉमी अब डिप्रेशन में जा रही है तो लोग अपनी बिजनेस एक्टिविटी कम कर देंगे, उससे आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अगर इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स जल्दी जल्दी आ रही हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, तो फिक्स कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको जो ओल्ड और आउटडेटेड मशीनरी है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा नई मशीनरी के साथ। तो अगर आप लैपटॉप में देखो, मोबाइल में देखो, अगर आप कारों में देखो, मोटरसाइकिल में देखो, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब जैसे पहले BS4 चलता था पोल्यूशन के रिगार्डिंग, अब BS6 आ गया है। तो BS4 कारें बंद हो गई हैं, अब BS6 आ गई हैं, उसमें थोड़ा पोल्यूशन कम होता है। तो वो अब उनको नए इंस्ट्रूमेंट, नए तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ रही है, फिक्स एसेट्स ज्यादा चाहिए। दैट इज आल्सो द पॉइंट।
डिग्री ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है, नए नए कंपटीटर आ रहे हैं, तो भी आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो कंपटीटर हैं वो नई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, वो नई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे तो आपका प्रोडक्ट पीछे रह जाएगा, फिर आपको भी फिक्स एसेट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको भी नई मशीनरी लानी पड़ेगी। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है, कंज्यूमर का टेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है, तो फिर उनको, बिजनेसमैन को फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसको भी नए नए प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी मशीनरी को चेंज करना पड़ेगा और फिक्स एसेट्स ज्यादा खरीदनी पड़ेगी। अब बात आती है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैसे असेस करोगे। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल जो है ये होता है डे टू डे एक्सपेंसेस को, एक साल के अंदर जो आप एक्सपेंसेस करते हो उनको मैनेज करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल को दो सेंस में यूज किया जाता है बेटा। पहला वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है टोटल करंट एसेट्स, अगर आपने अकाउंट्स में पढ़ा हो, टोटल करंट एसेट्स, ये पहला टर्म है। दूसरा जो टर्म है उसका मीनिंग होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कि आपकी करंट एसेट्स कितनी ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल क्या क्या है। करंट एसेट आप किसको बोलते हो, कैश हो गया, डेटर्स हो गए, रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया। तो करंट एसेट में आपको कितना पैसा डालना चाहिए वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है, कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का साइज क्या है, आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है, आपका रॉ मटेरियल से लेकर के सेल होने तक, सेल होने से लेकर के उसको कैश में कन्वर्ट होने तक कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट साइकिल। क्रेडिट पॉलिसी आपकी क्या है, आप स्टॉक कितना रखना चाहते हो, फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है आपके सेल के अंदर, ग्रोथ क्या है आपकी, ये सारी बातों पर डिपेंड करती है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल बेटा दो तरह की हो सकती है, ये भी समझ लो, फिक्स वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। फिक्स वर्किंग कैपिटल जो होती है बेटा वो हमेशा फिक्स रहती है, एक मिनिमम अमाउंट जो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जो हमेशा आपको किस फॉर्म में, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स की फॉर्म में, कैश बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, वो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है ताकि कंटिन्यूस बेसिस पे आपका बिजनेस एक्टिविटी चलती रहे। अगर मान लो आपने रॉ मटेरियल में ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया, मिनिमम एक रॉ मटेरियल आपको चाहिए हमेशा, तो अगर आपने पढ़ा हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो एक रिजर्व लेवल हम रखते हैं, तो वो उसमें हमेशा इन्वेस्ट रहेगा। तो जो अमाउंट जो है फिक्स वर्किंग कैपिटल का, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन साइकिल क्या है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि आपकी जो रॉ मटेरियल है आप उसको पहले फिनिश गुड में परचेज कन्वर्ट करते हो, फिनिश गुड से फिर वो वेयर हाउस में चला जाता है, पड़ा रहता है वहां 5-10 दिन, फिर उसकी सेल हो जाती है, फिर वो डेटर में कन्वर्ट हो जाता है। डेटर कितने दिनों बाद आपको पैसा देता है, तो अल्टीमेटली कैश जो है वो कितने दिनों बाद आपको मिलता है, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ, आपने जब रॉ मटेरियल स्टार्ट किया था तब। अगर ये पीरियड आपका ज्यादा है तो आपको ज्यादा कैश चाहिए, ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए फिक्स। अगर ये पीरियड आपका छोटा है कि आपका रॉ मटेरियल जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, सेल आप जब उधार में भी करते हो तो विद इन 10-15 डेज आपको सेल कन्वर्ट हो जाती है आपकी कैश के अंदर, तो फिर आपको फिक्स वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अदरवाइज आपको ज्यादा चाहिए। अब बात आती है कि कुछ एक फिक्स वर्किंग कैपिटल के बाद एक फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी आती है, दैट इज नोन एज द अमाउंट विच इज ओवर एंड अबव द फिक्स वर्किंग कैपिटल इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग हुआ कि ये जो फिक्स वर्किंग कैपिटल है ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, बट फिर भी कई बार क्या होता है, कुछ चेंजेस आते रहते हैं बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, जैसे कि आपकी सेल एकदम बढ़ गई, या आपके जो फंड है वो डेटर ने आपको कैश वापस नहीं दिया अभी तक, आपकी जो सेल जो आपने डेटर्स को की थी उनके पैसे नहीं आए, या फिर आपको आपकी जो सेल है वो ऑलरेडी वेयर हाउस में पड़ी है, आपका जो स्टॉक है वो बिक नहीं रहा क्योंकि मार्केट में कोरोना आ गया है। तो इस तरह से कुछ ऐसे इवेंट होते रहते हैं जिससे कि आपके कुछ वर्किंग कैपिटल आपको एक्स्ट्रा चाहिए फिक्स वर्किंग कैपिटल के अलावा, दैट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, जो कि फिक्स वर्किंग कैपिटल के अलावा आपको हमेशा अपने आप को सेफ रखने के लिए रखनी चाहिए, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे उसकी पेमेंट कर दो। तो अब पॉइंट ये आता है कि टोटल जो वर्किंग कैपिटल है
वो कैसे डिसाइड होगी? तो ये 4 पॉइंट है, इनसे वो डिसाइड हो जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल कैन बी एस्टिमेटेड बाय एस्टिमेटिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहले आपको देखना होता है कि आपको स्टॉक कितना चाहिए। एडिक्वेट स्टॉक रखने के लिए आपको एक मिनिमम स्टॉक आपको रखना ही होता है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स। तो ये जो स्टॉक है ये कई बातों पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन साइकिल कितना बड़ा है, और कितनी देर तक आप वेयर हाउस के अंदर अपना स्टॉक रखते हो। तो अगर ये आपका पीरियड लंबा है तो आपको ज्यादा स्टॉक चाहिए, तो आप उसको स्टॉक में रखते हो, तो उससे आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर रिसीवेबल, जो फिनिश गुड्स आप सोल्व करते हो वो या तो कैश में सोल्व कर सकते हो या क्रेडिट में कर सकते हो। क्रेडिट सेल जो होती है वो आप उससे आपके डेटर्स बन जाते हैं, फिर उससे रिसीवेबल बन जाते हैं। तो ये जो अमाउंट जो है वो फंस के रह जाता है डेटर्स के पास। अब ये जो अमाउंट आपने डेटर्स को फंसा के रखा हुआ है, ये कई पॉलिसीज पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों तक डेटर्स को ये चॉइस देते हो कि वो कितने दिनों तक पेमेंट नहीं करें। सपोज करो कि आप 30 दिन की मोहलत देते हो, 30 डेज, कि 30 दिन तक पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, डेटर्स को आप छूट देते हो। तो ये 30 दिनों तक आपके पैसे फंसे रह गए ना। अब इन 30 दिनों में आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और यही अगर आप 30 दिन के बजाय 10 दिन कर दोगे तो आप 10 दिन में पैसे वापस आ जाएंगे, वो पैसे आपके घूमते रहेंगे, उनसे आप पेमेंट कर दोगे, कैश एक्सपेंसेस हो गए। फिर आता है डे टू डे एक्सपेंसेस। एक फर्म को कुछ मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखना चाहिए डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जैसे वेजेस दे दिया आपने, किराया दे दिया, कुछ और छोटे मोटे खर्चे हो गए छोटे मोटे, तो इनको भी आपको एस्टिमेट करना होता है, और उसके लिए हमेशा एक कैश बैलेंस अपने पास रखना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि अगर आपको डिस्काउंट लेना है कैश के अंदर सप्लायर से, तो आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, डे टू डे एक्सपेंसेस को रखने के लिए आपको एस्टिमेट लगाना होता है। और कंटीजेंसी, कंटीजेंसी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे अनसीन इवेंट होते हैं तो बिजनेस में कभी भी आ सकते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई छोटा मोटा स्टॉक में थोड़ी सी आग लग गई, या स्टॉक गुम हो गया, चोरी हो गया, रास्ते में ट्रक पलट गया, तो इस तरह की कंटीजेंसी होती रहती है। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा रखना चाहिए फॉर कंटीजेंसी आल्सो। सो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स which will be very important point for the requirement of the working capital, how we will be assessing the working capital requirement, and these are the 4 main points. So this was the all about regarding financial planning. इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरे का पूरा, आप लोग इसको कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।